फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे कि नाम से दिख रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन कब, जब चार्ज एट रेस्ट होते हैं। तो हम ये देखेंगे थ्रू आउट द चैप्टर कि जब चार्ज एट रेस्ट होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कैसे करते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी का बिहेवियर, उसका नेचर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। लेकिन जैसे हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे अगली यूनिट की तरफ, उसमें हम देखेंगे कि जो ये चार्ज अभी एट रेस्ट में है, ये चार्ज किस में आ जाता है, मोशन में आ जाता है। और हम देखेंगे जो चार्ज ये मोशन में आता है तो ये मूविंग चार्ज भी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। लेकिन जब मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, उस इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट बिल्कुल अलग होते हैं उस इलेक्ट्रिसिटी से जो चार्ज एट रेस्ट बनाता है। तो जब चार्ज मोशन में होता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, उसे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज किस में होगा, मोशन में होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज किस में होगा, दोनों ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, लेकिन दोनों के इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। जो कि हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले एक नाम आता है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो जो शब्द है ये बेसिकली इलेक्ट्रा से लिया गया है। इलेक्ट्रा किसी क्लासिकल समय में किसी भी चमकने वाली चीज को इलेक्ट्रा कहा करते थे, और ये जो चमकने वाली चीज थी इस ग्राउंड पे हमें बहुत जगह देखने को मिलती भी थी। जैसे दो पत्थर आपस में टकराते हैं तो उनके टकराने से एक चमक निकलती है, इसी तरह से एक जुगनू चलता है तो उसके जुगनू के पीछे एक चमक निकलती है। और ये हम तब की बात कर रहे हैं ना जब ना तो बल्ब हुआ करते थे ना ट्यूबलाइट हुआ करती थी। एक चमक हमें आकाश में भी नजर आती थी, कब, जब बादल आपस में टकराते थे। तो जब बादल आपस में टकराते थे उनके टकराने से भी एक चमक हमें आकाश में भी नजर आती थी। तो ये ह्यूमिडिटी का सबसे पहला इंट्रोडक्शन था, किसके साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो पहले ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है, एक इलेक्ट्रिसिटी वो है जो हमें ग्राउंड पे देखने को मिलती है, और एक इलेक्ट्रिसिटी वो है जो हमें आकाश में देखने को मिलती है। कई सालों तक, कई सौ सालों तक यही मान्यता रही। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने इस अवधारणा को थोड़ा समझने की कोशिश करी और ये समझाया लोगों को कि भाई देखिए, अगर हम बात करते हैं कि अर्थ की इलेक्ट्रिसिटी, तो हम देखते हैं कि अर्थ की इलेक्ट्रिसिटी के पास एक इफेक्ट होता है। अगर हम उस अर्थ की इलेक्ट्रिसिटी को हम पकड़ते हैं, छूते हैं, तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक देता है, एक शॉक देता है, उस शॉक का अपना एक इफेक्ट होता है। उन्होंने क्या काम किया कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने सबने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा। उन्होंने क्या करा, एक पतंग ली, दिस इज सपोज टू बी एक स्ट्रिंग ली, एक स्ट्रिंग, पतंग वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा है आप लोगों ने शायद। उन्होंने क्या करा, एक रस्सी ली, सिल्क का एक स्ट्रिंग लिया, उस स्ट्रिंग के एक एंड से क्या करा, पतंग को कनेक्ट कर दिया, और एक एंड के साथ की को, मेटल की की को क्या करा, कनेक्ट कर दिया। तो एक एंड पे कौन कनेक्ट है, काइट, पतंग कनेक्ट है। दूसरी रस्सी के दूसरे एंड से कौन कनेक्ट है, चाबी, मेटल की। और मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। अब इन्होंने क्या करा, उस पतंग को जब उड़ाया, जब वो पतंग बादलों के बीच में जाती है, बरसात होती है, बादल टकराते हैं, भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, चमक आती है। और जैसे बरसात हुई तो बरसात से जो सिल्क की थ्रेड थी वो क्या हो गई, गीली हो गई। तो उन्होंने देखा कि जब ये बादल आपस में टकराते हैं तो वहां से टकराने से एक इलेक्ट्रिसिटी इस रस्सी से होती हुई कहां जाती है, चाबी तक गई। और जैसे उन्होंने चाबी को छुआ तो उस चाबी ने उन्हें इलेक्ट्रिकल शॉक दिया। इस इलेक्ट्रिकल शॉक का इफेक्ट एग्जैक्टली वही था जो हमें ग्राउंड पे मिलने वाली इलेक्ट्रिसिटी ने दिया था। तो जो काम हमें अर्थ की ग्राउंड पे मिलने वाली इलेक्ट्रिसिटी ने करके दिया, जो इफेक्ट मुझे अर्थ की इलेक्ट्रिसिटी ने करके दिया, वही इफेक्ट मुझे किसने दिया, आकाश में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी ने भी करके दिया। तो इन्होंने बताया कि नेचर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली एक ही तरह की होती है। क्योंकि जो काम मुझे यहां पर ग्राउंड की इलेक्ट्रिसिटी ने करके दिया वही आकाश की इलेक्ट्रिसिटी ने करके दिया, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी एक ही तरह की होगी, चाहे वो कहीं भी मिले। तो जब ये लोगों को समझ में आने लगा कि नेचर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चीज भी कुछ होती है, तो ये समझ में आने लगा कि इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट कैसे होते हैं, सब जगह अभी हमें जो देखने को मिले वो एक जैसे होते हैं। तो बात यह है कि फिर ये समझ में आया लोगों की ये इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, तो इस इलेक्ट्रिसिटी के बनने का क्या कारण हो सकता है। तो ये माना गया कि भाई ये दुनिया जो है, जो हमारे चारों तरफ है, जो हमें दिखता है, वो सब क्या है, मटीरियल ही तो है। तो जहां भी हम जिस भी चीज को देखते हैं तो सबके पास क्या है, मास है, जिसके पास क्या है, मटीरियल है, मैटर है।
तो नेचर में हमारे चारों तरफ जो हमें दिखता है वो सब क्या मटीरियल नेचर एग्जिस्ट करते हैं, मैटर नेचर एग्जिस्ट करते हैं। और किसी भी एक मैटर का, मटीरियल का सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट क्या होता है? एटम होता है। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में हम चारों तरफ क्या देखते हैं? मैटर देखते हैं। इस दुनिया को बनाने वाला कौन है? एक मैटर है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी मुझे मिलती कहाँ है? इसी दुनिया में मिलती है। तो पक्का जो कारण इस दुनिया को बनाने का होगा, क्या? एटम। वही कारण पक्का इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन का भी होगा, क्या? एटम। तो एटम एक ऐसा फंडामेंटल कोर्स होगा जो इलेक्ट्रिसिटी तो बनाता ही बनाता है, साथ ही साथ वो दुनिया को भी रचता है। तो दुनिया की फॉर्मेशन के लिए, दुनिया को बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए उनका फंडामेंटल कोर्स क्या है? दिस इज एन एटम। तो एटम ही वो कारण है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा? जनरेट करता है। इतनी बात समझ में आती है? तो यहां पर क्या करा उन्होंने? ये समझाया कि भाई देखो कि कोई भी एक एटम होता है, उस एटम, वही एटम क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए। तो उन्होंने इसके लिए क्या करा? एक एटॉमिक थ्योरी दी। तो कई सारे साइंटिस्ट लोग जुड़े, रदरफोर्ड जुड़े, बोर जुड़े, जेजर्सन, मार्सन जुड़े, इन सब ने मिलकर क्या करा? एक एटम की थ्योरी दी। क्या कहा बेटे? एटम की थ्योरी दी। और उस एटम की थ्योरी में ये बताया कि कोई भी जो एटम होता है, रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने पढ़ा भी है कि किसी भी एक एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसा होता है? एम्प्टी होता है। और किसी भी एक एटम का जो मोस्ट ऑफ द स्पेस जो एम्प्टी होता है, जैसे कि एक एटम है, इसका जो मोस्ट ऑफ द स्पेस वो एम्प्टी है, और इसका जो साइज होता है, डू यू नो कितना होता है? साइज ऑफ एन एटम लगभग 10 की पावर -10 मीटर होता है, किसी भी एक एटम का साइज। और उन्होंने बताया इस एटम के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे इस पूरे एटम का मास क्या करता है? कंसंट्रेट करता है। एंड दिस पॉइंट इज नोन एज क्या? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इस एटम के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इस पूरे एटम का मास क्या कर रहा है? कंसंट्रेट कर रहा है, उस पॉइंट पर ही फोकस कर रहा है। दिस पॉइंट इज नोन एज क्या? न्यूक्लियस। तो ये बताया कि इसके अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है जिसका साइज कैसा है? बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इस एटम के साइज ऑफ एटम के कंपैरेटिवली जो न्यूक्लियस है उसका साइज कैसा? बहुत छोटा है। और ये जो न्यूक्लियस का साइज है, दिस इज न्यूक्लियस, और ये क्या हमारा? दिस इज एटम। तो साइज ऑफ, अगर मैं बात करूं साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का साइज कितना है? 10 की पावर -10 मीटर है। दोनों में से देख के बता सकते हो कि किसका साइज बड़ा है? क्यों? क्योंकि माइनस में जितनी पावर कम होती है उतनी ही ज्यादा बड़ी होती है। तो अगर मुझे पता लगाना है कि एटम का जो साइज है न्यूक्लियस के साइज से कितना बड़ा है, तो हम क्या निकाल रहे हैं? रिलेशन निकाल रहे हैं। और फिजिक्स में जब भी हमें रिलेशन निकालना होता है तो दो इक्वेशन बनाओ, दोनों को डिवाइड कर दो। अगर मैं इन दोनों को यहाँ से डिवाइड करूँ तो 10 की पावर -10 से 10 की पावर -5 कट जाएगा, तो ये 10 की पावर 5 ऊपर जाएगा। और ये न्यूक्लियस के चार्ज से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूँ, न्यूक्लियस से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हमें समझ में आता है साइज ऑफ जो न्यूक्लियस है, एटम है, वो 10 की पावर 5 टाइम्स बड़ा होता है एज कम्पेयर टू किससे? साइज ऑफ न्यूक्लियस से। तो मतलब एक एटम का साइज 1 लाख गुना ज्यादा बड़ा है किससे? एक न्यूक्लियस के साइज से। नहीं है बात समझ में? तो न्यूक्लियस का साइज इतना बड़ा होता है और उसका मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसा होता है? एम्प्टी होता है। अब आती है बात यहाँ पर, जब एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करी तो ये बताया गया फिर कि जो ये न्यूक्लियस होता है, जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? दो पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। ये जो न्यूक्लियस है, दिस इज कॉल्ड क्या? न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। पी इज कॉल्ड क्या? प्रोटॉन। दिस इज प्रोटॉन। और एन हेयर स्टैंड फॉर न्यूट्रॉन। और इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली किस नाम से बुलाया गया? न्यूक्लियॉन्स। तो जब भी हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठे एक साथ बुलाएंगे, वी कॉल न्यूक्लियॉन्स। जैसे इस बैच में कुछ बॉयज भी बैठे हैं और कुछ गर्ल्स भी बैठी है, कुछ बॉयज भी बैठे हैं और कुछ गर्ल्स भी बैठी है, तो हम क्या कह रहे हैं? स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जब हम नाम लेते हैं तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? सबके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बॉयज और गर्ल्स, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कलेक्टिवली, इकट्ठे, दोनों किस नाम से बुलाए जाएंगे? न्यूक्लियॉन्स के नाम से बुलाए जाएंगे। और तीसरा इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या करता है? इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है? फ्रीली ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ फ्रीली ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो पक्का इसलिए रिवॉल्व कर रहा हो क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स एक वो फोर्स होती है जो किसी भी एक स्ट्रेट लाइन में जाती हुई बॉडी को गोल घुमा देती है। तो
तो जो फोर्स उस बॉडी को गोल घुमा रही होगी उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पक्का ये इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में ऐसा गोल घूम रहा है तो पक्का इस इलेक्ट्रॉन पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगी होगी जो इसे गोल घुमा रही है, उसको हम भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये पक्का है कि इसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके चार्ज और इनके मास अपने कांस्टेंट होते हैं और ये आप लोगों को पता होना चाहिए इनके चार्ज और मास क्या क्या होते हैं। अब जरा देखो इसमें, अगर यहाँ पर बात करें इसमें सबसे पहली बात कि नेम ऑफ पार्टिकल, नेम ऑफ नंबर दूसरा इनका चार्ज, और चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू के साथ। और यहाँ पर क्या है इनके, दिस इज मास, और मास को किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, एम के साथ। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने पार्टिकल उठाया, दिस इज प्रोटॉन। प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, तो आंसर है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, कूलम, क्या है, कूलम। तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होगी, कूलम। अब आ जाइए मास, तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो मास की एसआई यूनिट क्या होगी, kg। तो मास को रिप्रेजेंटेटिव कौन है, m, एसआई यूनिट क्या होगी, kg। नंबर दूसरा देखिए, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है कितना होता है, इसका पॉजिटिव होता है, उसका नेगेटिव, लेकिन दोनों में का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। बस उसका बिहेवियर कैसा है, पॉजिटिव बिहेवियर है, इसका बिहेवियर कैसा है, नेगेटिव। लेकिन दोनों के जो चार्ज होते हैं, लेकिन दोनों के जो चार्ज हैं उनका मैग्नीट्यूड कैसा रहता है, रिमेन सेम रहता है। तो प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, रिमेन सेम, बट दोनों के नेचर कैसे होते हैं, एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ एक आदमी इधर 10 मीटर जा रहा है और एक आदमी इधर 10 मीटर जा रहा है, तो कौन ज्यादा जा रहा है, दोनों जा रहे हैं भाई। इधर पॉजिटिव में डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं हम, इसे नेगेटिव, वो उसका बिहेवियर है चलने का। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 9.31 इंटू 10 की पावर -31, या 9.1 बोल देते हैं खाली, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो देखकर बता सकते हो इन दोनों में से कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में से कौन सा हैवियर है, प्रोटॉन। कैसे पता चला, माइनस में। तो माइनस में जितनी पावर कम होती है वो उतना ज्यादा बड़ा होता है। तो इन रिलेशन निकालने के लिए इन दोनों को हम आपस में डिवाइड किया और हम ये देखते हैं कि प्रोटॉन का जो मास है, मास ऑफ प्रोटॉन वो लगभग 1837 गुना ज्यादा भारी होता है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से। और फिजिक्स के अंदर ये दुनिया भर के क्वेश्चंस बने हुए हैं इसके लिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इन सब का रिलेशन को सोल्व करने का जो मेथड होगा वो होगा इनका मास, क्योंकि चार्ज तो दोनों के बराबर होते हैं। तो जब भी हमें इनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन यूज करने होते हैं तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं, इनके मासेस को। और ये हमें पता होना चाहिए जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू किससे, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इलेक्ट्रॉन, अच्छा अगर आपसे बताते हैं एक हल्का पार्टिकल और एक भारी है तो किसे चलना आसान होता है, हल्के को, कम एनर्जी चाहिए ना हल्के को, इसीलिए इलेक्ट्रॉन चलता है और जो प्रोटॉन होते हैं वो चलते नहीं है, वो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर बैठे होते हैं, क्योंकि इन्हें इतनी सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी मिलती नहीं है कि इन्हें चला दे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मास बहुत कम है, इतनी एनर्जी मिलती है कि वो आसानी से चल सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और प्रोटॉन उसके अंदर बैठे होते हैं। उसके बाद अब अगली बात देखिए, ये बात समझ में आई। उसके बाद नंबर तीसरा आता है, दिस इज कॉल्ड क्या, न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का कितना चार्ज होता है, 0। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन न्यूट्रॉन का जो मास होता है सेम एज प्रोटॉन होता है। कैसा होता है, सेम एज प्रोटॉन। और प्रोटॉन का कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो एक शब्द हमेशा याद रखते हैं फिजिक्स में कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन इज ए हैवीली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन क्या है, हैवीली, प्रोटॉन इज ए हैवीली चार्ज पार्टिकल। बट न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन इज ओनली ए हैवी पार्टिकल। न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता लेकिन वो एक हैवी पार्टिकल है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। दोनों में से किसका मास ज्यादा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से, न्यूट्रॉन में से किसका चार्ज ज्यादा है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता ही नहीं है। बात समझ में आई बात, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद एक नाम आता है हम लोगों के सामने, दैट इज वी कॉल्ड न्यूक्लियाइड। क्या नाम आता है, न्यूक्लियाइड। इधर देखिए, एक नाम आता है न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड किसे कहते हैं, न्यूक्लियाइड का मतलब ये होता है बेटे कि हाँ, किसी भी एक एटम को या उसके न्यूक्लियस को, किसी भी एक एटम या उसके न्यूक्लियस को जब हम उसके एटॉमिक नंबर और उसके एटॉमिक मास या मास नंबर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज वी कॉल्ड, दिस इज ए न्यूक्लियाइड।
तो न्यूक्लियर क्या एक स्पेसिफिकेशन है, एक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एक गिवन एटम या उसके न्यूक्लियस का उसके एटॉमिक नंबर या मास नंबर के साथ रिप्रेजेंट करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला ये एक एक्स एटम है, ठीक है, कोई एटम है, इस एटम का अपना एक एटॉमिक नंबर भी होगा, वो हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेड। इसका कुछ अपना मास नंबर भी होगा, एटॉमिक मास भी होगा, वो कितना है, ए। तो किसी भी एक एटम को स्पेसिफाई करना उसके एटॉमिक नंबर के साथ और उसके एटॉमिक मास के साथ या मास नंबर के साथ, दिस इज कॉल्ड क्या, न्यूक्लियाइड। तो ये एक्स क्या है यहाँ पर, न्यूक्लियाइड है, क्या है, न्यूक्लियाइड। और जेड क्या है उसका, एटॉमिक नंबर। और ए क्या है उसका, एटॉमिक मास बोलो या मास नंबर। और ये दोनों एटॉमिक मास और मास नंबर ये दोनों अलग अलग होते हैं, वैसे मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी छोटी क्लासेस में इन दोनों को क्या कंसीडर कर लिया जाता है, सेम। लेकिन एक्चुअली में एटॉमिक मास और मास नंबर दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस होता है। लेकिन फिलहाल के लिए एक्स क्या है, एक्स ये एक एटम था, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, जेड, और उसका मास नंबर या एटॉमिक मास कितना है, ए। तो अगर मैं किसी भी एक एटम को ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, वी कॉल दिस इज ए न्यूक्लियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं यहाँ पर सोडियम है मेरे पास, सोडियम 11 और 23, तो ये सोडियम क्या है, भी क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर कहलाएगा। लेकिन अगर मैं इसे सिर्फ सोडियम लिख दूं तो ये क्या है, सिर्फ एटम। तो सोडियम एटम है लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन एक न्यूक्लियर है। और फिजिक्स में एटम नहीं पढ़ते हैं, हम उसका न्यूक्लियाइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल पता होना चाहिए। इसी तरह से मैं दूसरा लिखूं कार्बन 6 और 12, क्या मतलब है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का, एटॉमिक मास कितना है, इसका मास नंबर कितना है सोडियम का, और एटॉमिक नंबर कितना है, ये इसका मतलब होता है। तो न्यूक्लियर क्या है, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए गिवन न्यूक्लियस और एटम विद इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। या मास नंबर कॉल्ड न्यूक्लियर। अब आगे देखिए, अब उसके बाद इसमें एक छोटी छोटी सी बात आती है, ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद एक स्पेसिफिकेशंस हैं, वो जरा थोड़े से सुनिए। स्पेसिफिकेशंस क्या, यहाँ पर एक दो चीजें हमें पता होनी चाहिए कि एटॉमिक नंबर हम किसे बोलेंगे, मास नंबर क्या चीज होती है, इनके बारे में हमें थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहली बात बेटे, अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर, तो किसी भी एक एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो बेसिकली क्या है, कौन डिसाइड करता है, उसके एटम का जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एग्जिस्ट होते हैं ना, तो जितने नंबर ऑफ किसी भी एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है वही क्या है, उसका एटॉमिक नंबर है। तो द क्वांटिटी ऑफ द प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियर डिसाइड इट्स एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन क्या है, एटॉमिक नंबर है। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि किसी एक न्यूक्लियस के अंदर अगर 7 प्रोटॉन है तो आप बता सकते हो एटॉमिक नंबर कितना है, 15 है तो 83 है तो सीधी सी बात है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो यहां पर अगर बात करूं मैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज जेड। ये कौन डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ, देख के बता मुझे इसमें से बेटा, ये सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, इसीलिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था। समझाए बात, कार्बन देख के बताओ कितने, एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, क्योंकि इस कार्बन के अंदर एटॉम के नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 थे, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना पड़ा, 6। बात समझ में आती है। नंबर दूसरी बात, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं बेटे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, जेड ही तो होते हैं। कहाँ होते हैं लेकिन प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। किसके केवल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, न्यूक्लियस के बाहर फ्रीली ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। लेकिन जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फ्रीली रिवॉल्व करते हैं। दोनों की क्वांटिटी कैसी है, बराबर है। अब मुझे देखकर बताइए कि सोडियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितने होंगे, 11 होंगे।
बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। क्यों? क्योंकि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, इसीलिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसी तरह से बात समझ आ गई? कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? 6, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6। अगली बात सुनो, नंबर 3। उसके बाद आता है मास नंबर। क्या नाम आता है? मास नंबर या एटॉमिक मास बोलो। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए के साथ। किसके साथ? ए। तो किसी भी एक न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं प्लस जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, उनका जो टोटल होता है, टोटल, वो क्या डिसाइड करता है? उसका मास नंबर या एटॉमिक मास। तो द क्वांटिटी ऑफ न्यूक्लियंस, तो अगर मैं बोलूं इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियंस। तो जो न्यूक्लियंस की क्वांटिटी है, जो न्यूक्लियंस की क्वांटिटी है, वही क्या डिसाइड करती है? उसका मास नंबर डिसाइड करती है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं, तो मास नंबर क्या है? ए। वो किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हमने क्या लिखा? जेड, प्लस क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन को क्या लिखा हमने? दिस इज एन। इन दोनों को कलेक्टिवली आज के बाद हम क्या बोलेंगे? यस, द क्वांटिटी ऑफ न्यूक्लियंस। अरे ये तो हो गया क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी ऑफ न्यूक्लियंस मुझे क्या दे रहा है? दिस इज मास नंबर। अगर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से, सोडियम को देख रहे हैं आप लोग? सोडियम को देख के बता सकते हैं इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? कितने हैं? 12। क्यों? क्योंकि इसमें अगर यहाँ पे मैं देखूं, सोडियम का मास नंबर कितना है? 23। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 23। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11। वो कौन डिसाइड कर रहा है? एटॉमिक नंबर। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? वो पता नहीं, तो n लिख दिया। तो इसको इधर माइनस करेंगे तो n कितना आ गया? 23 माइनस 11 कितने आ गए? 12। तो इसका मतलब सोडियम के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है? 12। नहीं आया समझ में? तो अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो बेसिकली मैंने करा क्या? यहाँ पर 23 में से 11 को माइनस करा, 23 था क्या? व्हाट इज 23? दिस इज मास नंबर। और 11 क्या था? एटॉमिक नंबर। तो अगर मास नंबर में से मैं एटॉमिक नंबर को माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। नहीं है समझ में? ये बात क्लियर है? अब अगली एक छोटी सी बात सुन। अगर मैं तुझसे कहता हूं कि हमारे पास एक एटम है, इफ वी हैव एन एटम, हमारे पास एक एटम है, उस एटम के अंदर जितने नंबर प्रोटॉन होंगे पक्का उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फ्रीली रिवॉल्व करेंगे। तो जितने प्रोटॉन है उतने उसके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। इट्स ट्रू? ओके। एक बार बताइए, प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है? तो जितने उस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो उस एटम का नेट चार्ज कितना हुआ? 0। ये दुनिया किससे मिलकर बनी है? मटेरियल से, मैटर से। ये दुनिया मैटर से, मटेरियल से मिलकर बनी है। और हर मटेरियल का सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट कौन होता है? एटम। हर एक एटम का नेट चार्ज कितना है? तो हर एक मटेरियल का नेट चार्ज कितना है? इस दुनिया का नेट चार्ज कितना है? तो ये एक दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, इस दुनिया का नेट चार्ज हमेशा 0 होता है। द नेट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज 0 बिकॉज द नेट चार्ज ऑफ एन एटम इज 0। और एटम ही इस दुनिया को बनाते हैं, वही इस दुनिया में मटेरियल को कंसिस्ट करते हैं, इसलिए द नेट चार्ज ऑफ एन एटम इज 0। So that whole charge of this universe is 0। ये बात आप लोगों को बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि नेट चार्ज इस यूनिवर्स का कितना है? 0। अब उसके बाद एक अगला पॉइंट देखिए कि जब हम ये बात कर रहे हैं बेटे कि किसी भी कोई भी एक एटम होता है, उस एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इट मीन्स किसी भी एक एटम का नेट चार्ज हमेशा 0 होगा। इट्स ट्रू। और ये बात समझ में आई कि अगर एटम का नेट चार्ज 0 है तो इस यूनिवर्स का नेट चार्ज भी 0 होगा। अब बात ये आती है कि हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन कब? जब चार्ज रेस्ट में होते हैं। तो सबसे पहली बात बेटे हमें ये समझना जरूरी है कि बेसिकली चार्ज होता क्या है? व्हाट इज चार्ज? चार्ज होता क्या है? तो सबसे पहली बात, चार्ज को समझने के लिए हमें 3 बातें समझना बहुत ज़रूरी हैं। और चार्ज को फील किया जा सकता है कि बेसिकली चार्ज होता क्या है, और वो आपको फील करना है, उसके बारे में सीखना है क्या चार्ज। तो चार्ज को समझने के लिए हमें 3 बातें समझनी है। सबसे पहली जो बात है वो है चार्ज होता क्या है। नंबर दूसरा, चार्ज किसके पास होता है। और नंबर तीसरा मेथड है कि चार्ज को हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं।
तो पहली बात चार्ज होता क्या है, दूसरा चार्ज किसके पास होगा, नंबर तीसरा चार्ज की हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहली बात सुनिए इसमें नंबर फर्स्ट कि भाई जब हम बात करते हैं कि चार्ज क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखना चार्ज क्या है। बेसिकली चार्ज एक वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक चार्ज है, चार्ज एक वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स वो गुण है। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी एक बॉडी के पास आ जाए, किसी भी एक मटेरियल के पास आ जाए, तो उस बॉडी के पास एक ताकत आ जाती है, उस बॉडी के पास स्पेशल पावर आ जाती है, ऐसा इफेक्ट आ जाता है कि ये वाली बॉडी किसी दूसरे पार्टिकल पर क्या कर सकती है, फोर्स लगा सकती है। लेकिन फोर्स लगाने की ताकत किसके पास होगी, उस बॉडी के पास जिसके पास चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर इसके पास चार्ज नहीं है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स चार्ज की नहीं है, तो ये बॉडी क्या नहीं कर सकती, फोर्स नहीं लगा सकती। अगर मैं आपसे बोलता हूं ये बॉडी चार्ज है, तो क्या सबूत है, आंसर सबूत ये है कि जब मैं इस बॉडी को किसी एक पार्टिकल के पास लेके जाता हूं तो मैं देखता हूं वो उसे अपनी तरफ खींच लेती है। इन दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस बदल रहा है, या तो खींच रही है या दूर फेंक रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इन दोनों के ये वाली बॉडी उसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रही है। अच्छा, ये फोर्स क्यों लगा रही होगी पक्का, क्योंकि इसके पास चार्ज है। तो हम फिजिक्स में ये बिल्कुल थ्रू आउट द फिजिक्स ये देखेंगे कि चार्ज बॉडी की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि वो क्या कर सकती है, फोर्स लगा सकती है। तो पूरे चैप्टर में आप थ्रू आउट द फिजिक्स यही पढ़ेंगे कि चार्ज बॉडी का काम सिर्फ एक ही होता है, फोर्स लगाना, चाहे वो डायरेक्ट लगाए या इनडायरेक्ट लगाए। तो चार्ज क्या है बेसिकली, तो चार्ज एक वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अगर किसी एक बॉडी के पास आ जाए तो उस बॉडी के पास एक स्पेशल पावर आ जाती है और उस पावर से वो क्या कर सकता है, एक फोर्स लगा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम बोलते हैं कि ये एक बॉडी है, जैसे कि एक आदमी है, आप लोग बैठे हैं यहाँ पे, आप लोग अभी एक नॉर्मल पर्सन है, अभी आप कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन आप लोगों ने इतनी मेहनत करी कि आप में से एक जन, ये लड़का आईएएस ऑफिसर बन गया। तो जैसे ही आईएएस ऑफिसर बना तो इसके पास एक स्पेशल पावर आ गई, उस पावर से क्या कर सकता है, ये फोर्स लगा सकता है, अपने काम कर सकता है। लेकिन ये पावर किसके पास है, इसके पास है, आप सबके पास है, इसके पास है। तो अधिकार किसके पास है, इसी के पास है ना। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि एक बॉडी ये है, अगर इसके पास चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई तो इसके पास एक अधिकार आ गया, एक स्पेशल पावर आ गई, और इस पावर का सिर्फ एक ही यूज कर सकता है, वो क्या, फोर्स लगाने का। लेकिन अगर इसके पास वो वाली पावर नहीं है तो ये क्या नहीं कर सकता, फोर्स नहीं लगा सकता। बात समझ में आई। तो चार्ज इज बेसिकली व्हाट, तो चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स, चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप ऑन द बॉडी ड्यू टू विच इट कैन एक्सर्ट द फोर्स ऑन द अनदर पार्टिकल। यही एक फंक्शन है किसका, चार्ज का। ये बात क्लियर हुई। नंबर दूसरा, चार्ज कौन कैरी करता है, चार्ज किसके पास होता है। तो बिल्कुल सिंपल से शब्दों में, चार्ज ऑलवेज कैरीड बाय ए पार्टिकल। चार्ज हमेशा कौन कैरी करेगा, एक पार्टिकल कैरी करेगा, या एक मटेरियल कैरी करेगा, या एक बॉडी कैरी करेगी, वो कैरी करेगा जिसके पास मास होगा। अरे बात समझ आई, हवा में चार्ज नहीं होता, किसके पास चार्ज होगा, एक मटेरियल के पास होगा। जब मैं आपसे बोलता हूं कि चार्ज चल रहा है, तो चार्ज के नाम पर चलता कौन है, एक बॉडी चलती है, एक मटेरियल चलता है, उस मटेरियल के पास क्या, चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जब मैं बोलता हूं चार्ज एट रेस्ट है, तो एक बॉडी रेस्ट में होगी जिसके पास चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे मैं बोलता हूं कि एक सिंगर हमारे स्कूल में आने वाला है, तो हम बैठे हुए हैं, तो हम कह रहे हैं कि एक सिंगर आएगा, हम उसको थोड़ा उसका वेलकम करेंगे, और एक माला हमने अपने हाथ में ली है, तो हम देख रहे हैं कि पूरा दिन निकल गया लेकिन एक जो सिंगर था वो नहीं आया। तो सिंगर के लिए हम क्या हवा में ढूंढते रहते हैं, क्या सिंगर आएगा हवा में। तो एक आदमी हमारे चारों तरफ से जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो हम क्या सोच रहे हैं, हम किसको ढूंढ रहे हैं, सिंगर को। तो वो आदमी क्या कहता है कि भाई आप क्या ढूंढ रहे हो, तो हम बोलते हैं सिंगर को। तो क्या कहता है, सिंगर मैं ही हूं, सिंगर मैं हूं। तो सिंगर वो आदमी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आंसर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स से आने के लिए किसको आना पड़ेगा, एक आदमी को आना पड़ेगा। बिना आदमी का है क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी, नहीं आ सकती बेटे। तो हम जैसे हम बोलते हैं कि हमारे आज पीएम आने वाले हैं, तो पीएम के नाम पे किसी एक इंसान को तो आना पड़ेगा, उस इंसान के पास क्या है, पीएम की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बिना उस आदमी का है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आ सकती। तो जब हम बात करते हैं कि चार्ज चल रहा है, तो चार्ज के नाम पर कौन चलेगा, एक पार्टिकल चलेगा, एक बॉडी चलेगी जिसके पास चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। बिना बॉडी के, बिना पार्टिकल के वो बॉडी को चार्ज चल नहीं सकता। वो चार्ज एट रेस्ट में है, तो एक बॉडी को एट रेस्ट होना पड़ेगा जिसके पास चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। यही मतलब होता है किसका, चार्ज का। तो चार्ज कौन कैरी कर सकता है, चार्ज के लिए एलिजिबल कैंडिडेट कौन होता है, एक बॉडी जिसके पास कुछ मास है, जिसके पास मास है वो हमेशा क्या होगा, एलिजिबल होगा किसको, चार्ज को कैरी। लेकिन विदाउट मटेरियल चार्ज कैन नॉट बी डेवलप ऑन द बॉडी। बिना बॉडी के, बिना मटेरियल के कभी भी चार्ज डेवलप नहीं हो सकता। नहीं है बेटे बात समझ में। तो देयर आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग, तीसरे बताता हूं। तो सबसे पहली बात, जब हम चार्ज के बारे में बात करते हैं, तो
तो सबसे पहली बात चार्ज है क्या भाई, व्हाट इज द चार्ज, तो चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स। डेवलप ऑन ए बॉडी या पार्टिकल या मटेरियल, सब एक ही मतलब है, ड्यू टू विच it can exert force on another particle। ये चार्ज का काम होता है बेटे। नंबर दूसरा, चार्ज कौन कैरी करेगा, एक पार्टिकल, ऑलवेज और मटेरियल विदाउट पार्टिकल चार्ज कैन नॉट डेवलप, ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पास नहीं आ सकती। और नंबर तीसरी बात, चार्ज को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, चार्ज को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए बेटे फिजिक्स में हमारे पास 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं, 3। तो जो सबसे इजी मेथड है उसे हम कहते हैं रबिंग या फ्रिक्शन, रबिंग या फ्रिक्शन। नंबर दूसरा होता है इंडक्शन, इंडक्शन, और तीसरा होगा कंडक्शन। तो 3 मेथड हमें एक के बाद एक समझने हैं। सबसे पहला रबिंग, दूसरा इंडक्शन, तीसरा कंडक्शन। अब तीनों जरा समझिए। तो देखिए बेटे, इसके बाद इसमें बात करते हैं कि चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए वी हैव द 3 मेथड। जो सबसे पहला जो मेथड है उसे हम क्या कहते हैं, यस फ्रिक्शन। जो सबसे पहला मेथड है दिस इज कॉल्ड क्या, रबिंग या फ्रिक्शन। अब इस रबिंग मेथड को समझने के लिए ना एक टर्म समझिए सबसे पहले, जो बहुत जरूरी है। एक छोटा सा शब्द है। एक मुझे एक छोटी सी बात बताओगे, ये अगर एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है, चक्का लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन, और इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, और ये इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्का लगा रहा है तो पक्का इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगी होगी। ये बात सबको समझ में आती है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो होती है जो किसी भी एक बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमा देती है। जो कि ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो पक्का इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा होगा। ओके, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमें बहुत अच्छे से पता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एक ड्यूटी है, वो ड्यूटी क्या है, गोल घुमाने की है। तो नेचर के अंदर जब भी कोई फोर्स, जब भी कोई भी फोर्स किसी भी एक बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाएगी तो उस फोर्स को उस टाइम पर हम क्या नाम देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि हमारी अर्थ है, ये सन है और ये हमारी अर्थ है, तो हमारी जो अर्थ है वो v वेलोसिटी से चक्का लगाती जा रही है। तो हमें पता है कि हमारी अर्थ और सन इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल की फोर्स काम करती है। और ये ग्रेविटेशन की जो फोर्स होती है हम सबको पता है कितनी होती है, Gm1 m2 अपॉन में r²। तो सन का मास होगा, अर्थ का मास होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब अर्थ और सन इन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल की फोर्स काम कर रही है। जो कि ये ग्रेविटेशनल की फोर्स अभी हमारी अर्थ की वेलोसिटी के कैसा है, 90 डिग्री पे है। तो पक्का जब भी फोर्स वेलोसिटी पे 90 डिग्री होगी तो वो फोर्स हमेशा उस बॉडी को क्या करेगी, सर्कुलर पाथ में घुमाएगी। तो ये वाली फोर्स जो ग्रेविटेशन की है अभी हमारी अर्थ को सर्कुलर पाथ में घुमा रही है, तो इस वाली फोर्स को, जो हमारी अभी ग्रेविटेशनल की फोर्स है जो हमारी अर्थ को भी सर्कुलर पाथ में घुमाने की जिम्मेदारी लेके बैठी है, इस वाली फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ड्यूटी है, क्या है, ड्यूटी। उस ड्यूटी को कभी तो कोई फोर्स निभाएगी, कभी कोई फोर्स निभाएगी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ये इलेक्ट्रॉन था और इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अभी हम पढ़ेंगे, उनके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करती है। क्या करती है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसे काम कर रही है, अंदर की तरफ काम कर रही है। अच्छा, और ये इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है, ऐसे v वेलोसिटी से। तो ये फोर्स इस वेलोसिटी के कितने एंगल बना रही है, 90। तो इसका मतलब अभी इलेक्ट्रिकल फोर्स वेलोसिटी पे 90 डिग्री है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को कैसे घूमना पड़ेगा, सर्कुलर पाथ में घूमना पड़ेगा। तो ये वाली जो इलेक्ट्रिकल की फोर्स थी, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में घुमा रही है। इसलिए ये इलेक्ट्रिकल फोर्स को हमने क्या नाम दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये फोर्स अभी गोल घुमाने की ड्यूटी निभा रही है। तो नेचर के अंदर दुनिया में कोई भी फोर्स जब भी किसी भी एक बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाएगी तो उस फोर्स के नाम के सामने में एक टैग लगा देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स।
तो अभी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, इलेक्ट्रिकल फोर्स थी, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन थी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये एक ड्यूटी है, कभी कोई फोर्स निभाती है, कभी कोई फोर्स। दुनिया में सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की कोई फोर्स होती नहीं है। अरे सेंट्रीपिटल फोर्स तो एक ड्यूटी है, जब इसे कभी कोई फोर्स निभाएगी, कभी कोई फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ड्यूटी है जो गोल घुमाने की ड्यूटी होती है, जो फोर्स करेगी उसको उसका नाम डाल देंगे। मेरा क्वेश्चन सुनिए जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरा एक बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, कि आप लोगों में से कोई मुझे एक बात बता सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ काम कर रही है। अगर इस इलेक्ट्रॉन पे सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ काम कर रही है गौरव, तो तू मुझे बता सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं गिर गया। बड़ा देर फिजिक्स का नियम है कि न्यूटन का नियम है कि जब हम किसी एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो बॉडी चलती भी तो उसी डायरेक्शन में है। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में काम कर रही है तो इस इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ गिर जाना चाहिए। अगर ये एक बॉडी यहाँ पर है, इस बॉडी को ग्रेविटी कहाँ खींच रही है, नीचे, तो इस बॉडी को नीचे नहीं गिर जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए ना। तो ये नहीं गिर रही। अच्छा ये नहीं गिर रही तो हम समझ गए कि पक्का इसलिए नहीं गिर रही होगी क्योंकि पक्का इस बॉडी पे कोई उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, और फोर्स लगा के उसने क्या करा है, इस पे वर्क डन किया है। क्या करा है, वर्क डन। अच्छा कितना वर्क डन है, तो आंसर है कितना फोर्स लगाया होगा। हाँ, तो जितना फोर्स ये से लगा रहा था उतना फोर्स हमने भी लगाया, और ये फोर्स कैसे लगाया हमने, इसके उल्टे डायरेक्शन में लगाया। और इतनी बात समझ में आती है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन को ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में खींच रही है और ये इलेक्ट्रॉन गिर नहीं रहा, तो हम पक्का समझ गए इस इलेक्ट्रॉन पे इसके उल्टे डायरेक्शन में कोई एक फोर्स लगा के इस इलेक्ट्रॉन पे कोई वर्क कर रहा है। और वर्क कब किया जाता है, हमने मैकेनिक्स में 11वीं क्लास से पढ़ा है, वर्क हमेशा किसी एक फोर्स के अगेंस्ट किया जाता है। अगर आपके पास इस दुनिया में कोई फोर्स आपके अगेंस्ट नहीं है तो आप कभी वर्क नहीं कर सकते। जैसे कि एक बॉडी है बेटे, इस बॉडी को ग्रेविटी नीचे खींच रही है और मैं भी अपना हाथ ऐसा लगाता हूं और मैंने बोला कि देखो मैंने इस ग्रेविटी पे 100 जूल का वर्क किया, तो मैंने कोई वर्क किया, तो ग्रेविटी तो से ऑलरेडी अपनी तरफ खींच रही है। तो मैं वर्क कब कर सकता हूं, जैसे मैंने, हाँ ये एक बॉडी है, ग्रेविटी से अपनी तरफ खींच रही है और मैं इस पे फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो मैं फोर्स ऊपर लगा रहा हूं और ग्रेविटी से नीचे खींचे जा रही है, तो मैं फोर्स अभी भी लगा रहा हूं ऊपर और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, नीचे, तो मेरा वर्क डन कैसा है, नेगेटिव। तो लेकिन मैं फोर्स ऊपर लगा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मेरे अगेंस्ट कोई फोर्स है, तो मेरा वर्क डन नेगेटिव है, मैंने वर्क डन किया नेगेटिव, लेकिन कब किया, जब कोई मेरे अगेंस्ट फोर्स काम कर रही है। अरे बात समझ में। तो ग्रेविटी से नीचे खींच रही है, मैं फोर्स ऊपर लगा रहा हूं, जबकि बॉडी अभी भी नीचे जा रही है, तो मैं फोर्स ऊपर लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो मेरा वर्क डन कैसा है, नेगेटिव। लेकिन मैंने वर्क डन तभी तो किया जब मेरे अगेंस्ट कोई फोर्स थी। फिर से सुन, इस बॉडी को उठा के मैं ऊपर ले जाने लगा, तो मैं फोर्स भी कहां लगा रहा हूं, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी कहां रहा हूं, ऊपर। तो मैं फोर्स ऊपर क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मेरे अगेंस्ट एक फोर्स काम कर रही है, इस फोर्स के अगेंस्ट मैं फोर्स ऊपर लगा रहा हूं और बॉडी को डिस्प्लेस भी ऊपर ही कर रहा हूं, तो मेरा वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि मैं फोर्स भी ऊपर ही लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही कर रहा हूं। इसी तरह से अगेंस्ट होगा तभी वर्क हो सकता है। एक स्प्रिंग है, जब आप एक स्प्रिंग को अंदर दबाते हो तो स्प्रिंग तुम्हें बाहर दबाती है। अरे आप एक स्प्रिंग को दबा रहे हो तो स्प्रिंग तुम्हें बाहर दबा रही है ना, तो इस स्प्रिंग की बाहर वाली फोर्स के अगेंस्ट ही तो तुम इसे दबा रहे हो। तो आपने दबाया तो आपने फोर्स भी धरी लगाई और दबा के स्प्रिंग को यहां ले आए, तो आपकी फोर्स भी धरी थी, डिस्प्लेसमेंट भी धरी था, तो आपने वर्क डन किया और आपका वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव। उल्टा कर ले, वैसे ये एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को पकड़ के हम ऐसा खींच सकते हैं। अगर मैं स्प्रिंग को पकड़ के ऐसा खींच रहा हूं तो स्प्रिंग मुझे कहां खींच रही है, अंदर, और मैं बाहर, मैं फोर्स भी धरी लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट धरी कर रहा हूं, तो मैं वर्क डन तभी तो कर रहा हूं जब मेरे अगेंस्ट कोई फोर्स है। ये नियम है कि अगर नेचर में, दुनिया में अगर कोई फोर्स हमारे अगेंस्ट है तभी उस फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क कर सकते हैं। अब ये एक बॉडी है, इसे अर्थ अपनी तरफ खींच रही थी 100 जूल से और ये बॉडी अर्थ पे गिर नहीं रही, तो आप बता सकते हैं क्यों नहीं गिर रही होगी, क्योंकि पक्का इस पे किसी ने उल्टे डायरेक्शन में एक वर्क किया है। कितना वर्क किया है, 100 जूल का। कितना किया है, 100 जूल का। अच्छा, तो मैंने अगर इसके ऊपर 100 जूल का वर्क किया है, किसने करा है, मैंने करा है अभी। तो अगर मैंने इस बॉडी पर 100 जूल का वर्क करा है तो मैंने एक मैकेनिकल एनर्जी खर्च करी ना, तो मेरी मैकेनिकल एनर्जी कहां चली गई, आंसर है कहीं नहीं चली गई, इस बॉडी के पास एनर्जी बन के स्टोर हो गई। दिस इज फॉर्म नोन एज क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस बॉडी के पास एक एनर्जी है और वो एनर्जी क्या कहलाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई बॉडी किसी अट्रैक्शन के अगेंस्ट, मेरे शब्दों को जरा ध्यान से सुनना, अगर कोई बॉडी किसको कोई चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और वो बॉडी गिर नहीं रही, तो ये पक्का सबूत है उस बॉडी के पास एक एनर्जी है, और वो एनर्जी क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अरे बात समझ में आई, ये बॉडी को कोई चीज खींच रही है, ग्रेविटी खींच रही है और ये बॉडी नहीं गिर रही, तो इस अट्रैक्शन के अगेंस्ट पक्का इस बॉडी पे एक एनर्जी है। कैसे, इसके उल्टे डायरेक्शन में किसी ने वर्क किया है इसके ऊपर पक्का, और वो जो जिसने इसके ऊपर उल्टे डायरेक्शन में वर्क किया है वो वर्क डन इसकी क्या बन गया, एनर्जी, और वो एनर्जी क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अर्थ के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो पोटेंशियल एनर्जी है।
ऐसे तो सोच मोटे से शब्दों में कि इसको इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा, नहीं, पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो इस अट्रैक्शन के अगेंस्ट इस न्यूक्लियस नहीं, इस न्यूक्लियस नहीं, इस अट्रैक्शन के अगेंस्ट क्या करा होगा, इसके ऊपर वर्क करा होगा। कोई और थोड़ी करेगा, कौन करेगा, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर रखा हुआ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच रहा था, लेकिन ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को कहां धकेल रहा है, बाहर। तो इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना वर्क खर्च किया, जितना फोर्स लगा के जितना वर्क डन किया, वो वर्क डन उस कहां चला गया, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बन के इसके पास स्टोर हो गया। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जो ये एनर्जी है, इसको हम सिंपल शब्दों में पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में इस एनर्जी को हम इसका वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो वर्क फंक्शन वो एनर्जी है जो एक न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन पे खर्च करता है उसे अपनी ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए। वो एनर्जी जो उस इलेक्ट्रॉन के पास है, जो न्यूक्लियस ने उसे दी है, वो क्या कहलाएगा, उसका वर्क फंक्शन। नहीं है बेटे बात समझ? इसीलिए कोई भी एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ फिलिली ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। और एक सत्य से आपको रूबरू करा दूं मैं, इस न्यूक्लियस ने ये एनर्जी किसे खर्च करी है, किस पे खर्च करी है, इलेक्ट्रॉन पे। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास ये, इस इलेक्ट्रॉन के पास ये इस न्यूक्लियस का कर्ज है। अरे मैं आपको लाइफ में कुछ करने के लिए मदद कर रहा हूं, तो मदद करने के लिए मैंने आपको कुछ पैसा दिया, आपको बिजनेस करने के लिए मैंने कुछ पैसा दिया, और उस बिजनेस को करके आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो। तो मैंने जितना आपको कर्जा दिया, तो मैंने जितना आपको पैसा दिया, वो पैसा आपके पास था, वो आपने बिजनेस में लगा दिया। तो लेकिन आपके पास वो मेरा जो पैसा मैंने आपको दिया वो कर्ज के रूप में तो स्टोर है। तो ऐसे ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसने उस इलेक्ट्रॉन के पास न्यूक्लियस का एक एनर्जी का कर्ज होता है, और जब तक इस इलेक्ट्रॉन के पास ये एनर्जी का कर्ज होगा, तब तक मजबूरी में इसके चारों तरफ से चक्कर लगाना ही पड़ेगा। अगर मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूं और आप 1 लाख रुपए चुका नहीं पा रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा काम करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, मेरा काम करोगे आप, और आप काम तब तक करोगे जब तक कि आप मेरा 1 लाख का कर्ज चुका नहीं सकते। अब ये 1 लाख के कर्ज से, तो इसका मतलब अगर इसने मेरे से 1 लाख रुपए लिए हैं, तो इसके पास कितनी एनर्जी है, इसका वर्क फंक्शन कितना है, 1 लाख का है। इसने मेरे से दूसरे ने 10 लाख रुपए ले रखे हैं, तो उसके पास उसकी वर्क फंक्शन कितना है, 10 लाख का। बात तो समझ में आ रही है बेटे बात? तो ऐसे ही होता है कि एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, हर एक एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स पे अपने ऑर्बिट में हर इलेक्ट्रॉन को बनाए रखने के लिए उनके ऊपर एक एनर्जी खर्च करता है। वो जो न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स पर एनर्जी खर्च कर रहा है अपनी ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए, वो एनर्जी क्या कहलाती है, उनका वर्क फंक्शन कहलाती है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि, और जब तक ये वर्क फंक्शन है इलेक्ट्रॉन के पास, तब तक ये मजबूरी में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाएगा, क्योंकि उसके पास इसका कर्ज है न्यूक्लियस का, और वो चक्कर लगाएगा। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसके कर्ज से मुक्त हो जाए, तो क्या तरीका है, आंसर है जो बाहर से हमने कर्ज लिया उसे दे दो। अरे इसने अगर मेरे से 1 लाख रुपए लिए हैं, तो तब तक 1 लाख रुपए चुकाएगा नहीं, तभी तो मेरा कर्जदार बना रहेगा, तभी तो मेरा काम करेगा ये। लेकिन अगर इसे कोई बाहर से 1 लाख रुपए दे दे, तो ये मुझे 1 लाख रुपए देगा, तो ये फ्री नहीं हो जाएगा कर्ज से, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हाँ, तो कर्ज से मुक्त हो गया ना, मतलब ये मेरे कर्ज से तो मुक्त हो गया। तो ऐसे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो अभी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, इसके पास मिनिमम कर्ज कितना है, W, और इस W को हमने क्या बोला, वर्क फंक्शन। तो अगर मैं बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दूं, तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के कर्ज से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो इसका मतलब वो मिनिमम एनर्जी जो हम बाहर से इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर दें और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कर्ज से मुक्त हो जाए, वो एनर्जी क्या कहलाती है, वर्क फंक्शन कहलाती है। दोनों बात एक ही है कि 1 लाख का इसने कर्ज दिया था, 1 लाख इसे कहीं से बाहर से दे दिया, वो उसके कर्ज से मुक्त हो गया। तो वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जो हम बाहर से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करें और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का साथ छोड़ के उससे फ्री हो जाए। दिस मिनिमम एनर्जी विच इज गिवन टू द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस इज नोन एज क्या, वर्क फंक्शन। दूसरे शब्दों में बोल सकते हो, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज स्पेंड बाय द न्यूक्लियस ऑन टू द इलेक्ट्रॉन्स टू मेक देम इनटू देयर ऑर्बिट इज नोन एज क्या, वर्क फंक्शन। बात समझ आई बात? तो तू मुझे बता सकता है कि एक मेरे पास एक ये न्यूक्लियस है, इसमें इस इलेक्ट्रॉन के पास वर्क फंक्शन है 10 जूल का, ये दूसरा एटम है उसके पास वर्क फंक्शन कितना है, 100 जूल का। तो दोनों में से फ्री करना किसे आसान है? इसे फिजिक्स में हमेशा क्या याद कर ले कि जिस मेटल का, जिस एटम का वर्क फंक्शन कम होगा उसे फ्री कराना आसान होता है, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है उसे फ्री कराना मुश्किल है। क्योंकि अगर इसके पास 1 लाख रुपए का कर्ज है किसी का, तो कोई से 1 लाख रुपए देकर कर्ज से मुक्त कर सकता है, लेकिन किसी पे 1 करोड़ रुपए का कर्ज है तो 1 करोड़ रुपए देकर उसे मुक्त करना मुश्किल होता है। तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसको फ्री कराना आसान है, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है उसे फ्री कराना मुश्किल है। इस बात को याद कर लो। अब इसका यूज देखो, क्लियर हो गया बात? अब मैं आपको बताता हूं
रबिंग, ये इट इज इंपॉर्टेंट थिंग, वो आपको पता होनी चाहिए थी। कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ इसलिए चक्कर लगाता है क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन के पास न्यूक्लियस एक एनर्जी खर्च करता है उसे अपनी ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए। वो जो न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी खर्च करी वो उसका वर्क फंक्शन है, वो इलेक्ट्रॉन पे कर्ज है। और वो इलेक्ट्रॉन अगर फ्री होना चाहता है तो कोई बाहर से अगर उतनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे दे, मिनिमम एनर्जी दे दे और वो फ्री हो जाए, तो वो बाहर से जो एनर्जी दी है दिस इज ऑल्सो नोन एज क्या, वर्क फंक्शन। और वो वाला वर्क फंक्शन से वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उससे फ्री हो जाएगा। लेकिन जब तक वो एनर्जी कोई बाहर से देगा नहीं तब तक वो इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा। इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ फ्री ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन फ्री कौन कर सकता है आसानी से, जिसका वर्क फंक्शन कम होता है। अब एक्शन सुनिए। अब रबिंग मेथड से हम चार्ज को कैसे डेवलप करते हैं वो थोड़ा सुनो। अब हमने क्या करा, दो बॉडीज ली, देयर आर द टू बॉडीज, ठीक है बेटे। इस बॉडी का एटॉमिक नंबर है 5, इस बॉडी का एटॉमिक नंबर है 10। अगर इस बॉडी का एटॉमिक नंबर 5 है तो तू मुझे बताएगा इस बॉडी के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 5, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो नेट चार्ज कितना है 0। इस बॉडी का एटॉमिक नंबर कितना है 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 10, इलेक्ट्रॉन कितने 10, नेट चार्ज 0। तो इसका भी नेट चार्ज 0, इसका भी नेट चार्ज 0, दोनों का नेट चार्ज 0। ठीक, क्लियर। अब हमने क्या करा, सुन। अब हमने ये करा गौरव, सौरभ, कि हमने इन दोनों हाथों को ऐसा रब किया, रब किया, दोनों बॉडी चार्ज थी, दोनों को रब किया। अब रब करने से मैं क्या कर रहा हूँ, मैकेनिकल वर्क कर रहा हूँ, मैं मैकेनिकल एनर्जी खर्च कर रहा हूँ भाई, मैकेनिकल वर्क कर रहा हूँ। तो मैं जब वर्क कर रहा हूँ तो मेरा वर्क डन कहाँ चला गया, तो हम देखते हैं इन दोनों के बीच में हीट एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होने लगा। हम जितना वर्क करते हैं उतना हाथ गर्म होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो उनके रबिंग मेथड से उन दोनों बॉडीज के बीच में एक हीट एनर्जी डेवलप हो जाती है, हीट एनर्जी डेवलप हो गई। अब हीट एनर्जी डेवलप होने से क्या हुआ, क्या, तो आंसर जैसे हीट एनर्जी डेवलप हुई, मान लो वो हीट एनर्जी डेवलप हुई 40 जूल की, कितनी हुई 40, 50, 60 जूल की एनर्जी डेवलप हुई। तो आप बता सकते हो दो बॉडी जो मैं रब कर रहा था जिसमें एक का वर्क फंक्शन तो 10 का था, एक का वर्क फंक्शन कितना है 100 का, और मैंने दोनों को रब किया, दोनों को रब किया, दोनों को रब किया, तो आप मुझे बता सकते हो कि दोनों में से किसको इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल देगा, 10 जूल वाला ना। अच्छा, एग्जैक्टली यही होता है। जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो रब करने से जिस मेटल का, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होता है वो उस हीट एनर्जी से अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। तो ये अपने में से इलेक्ट्रॉन इसलिए रिलीज कर रहा है क्योंकि इसका वर्क फंक्शन कम था और ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके अपने आप को क्या बनाता है, स्टेबल बनाता है। नंबर दूसरा, जैसे हमने रब करा तो इसने तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लेकिन दूसरी मेटल जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा था वो क्या करता, उस लूज इलेक्ट्रॉन को क्या करता, अपने अंदर गेन कर लेता है। ये इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों करता है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये अपने आप को क्या बनाता है, स्टेबल बनाता है। तो ये लूज इसलिए करता है क्योंकि ये भी स्टेबल होना चाहता है, ये गेन क्यों करता है, क्योंकि ये भी स्टेबल होना चाहता है। इस बीच में हुआ क्या, इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन। तो जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं और हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ दूसरी बॉडी में चला गया, तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उसका वर्क फंक्शन हमेशा कम होता है, और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करती है, पेपर में क्वेश्चन आता है, इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने आप को स्टेबल बनाती है। तो जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होता है वो इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करके अपने आप को स्टेबल बनाना चाहती है, और जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने आप को स्टेबल बनाना चाहती है। तो जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया, गेनिंग इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हम ये देखते हैं कि जब हम दो बॉडी को आपस में रब करने से पहले ये दोनों बॉडी क्या थी, अनचार्ज। तो इस अनचार्ज बॉडी को मैं एक पार्टिकल के पास लेके जाता हूं तो मैं देखता हूं उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, इसको लेके जाता हूं मैं देखता हूं उसको पे ऊपर ये फोर्स नहीं लगाता, तो दोनों कोई फोर्स नहीं लगा सकते थे। लेकिन जैसे मैंने रब किया और मुझे रब करने के बाद मैंने देखा इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, मैं इस वाली बॉडी को एक पार्टिकल के पास लेके जाता हूं तो मैं देखता हूं इस पे भी फोर्स लगा देता है, इस वाली बॉडी को लेके जाता हूं वो भी उस पार्टिकल पे फोर्स लगाता है, तो दोनों बॉडी क्या हो गई, चार्ज। बात समझ आई बेटे बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो रब करने के बाद हम देखते हैं कि एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है और दूसरी बॉडी लूज इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, उस बीच में दोनों बॉडी क्या हो जाती हैं, चार्ज हो जाती है। अब ये बॉडी चार्ज कैसे हुई वो आपको दिखाने जा रहा हूं, बात समझ आएंगे ना बेटे बात। अब होता क्या है कि मान लो ये एक बॉडी थी जिसका एटॉमिक नंबर कितना था, 5, कितना था 5, कितने प्रोटॉन थे सौरभ, कितने प्रोटॉन थे 5, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो 5 प्रोटॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नेट चार्ज कितना है 0, तो 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 4, अरे 5 थे ना, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4। इलेक्ट्रॉन का नेट चार्ज कितना होता है, माइनस, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसा होता है, माइनस। तो 4 प्रोटॉन कितने हैं इसमें, 5,
प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो प्रोटॉन कितने हैं 5, प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव, तो इसका नेट चार्ज कितना आया +1, कितना आ गया +1। इसका मतलब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है उसके पास चार्ज तो आता है लेकिन चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कैसे चार्ज आता है, तो जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है हमेशा उस बॉडी पे चार्ज कैसा होगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बात समझ में आई। अब दूसरा सुन, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लिया तो इस बॉडी का एटॉमिक नंबर कितना था 10, 10 प्रोटॉन थे 10 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11। सौरभ एटॉमिक नंबर 10 था भाई, 10 प्रोटॉन थे 10 इलेक्ट्रॉन थे। जब दो बॉडी को रब करा तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया तो इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 11। प्रोटॉन कितने होंगे इसमें अभी भी 10 ही, तो नेट चार्ज कितना हो गया -। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो बॉडी लेती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन दोनों बॉडी पे चार्ज डेवलप हुआ। लेकिन जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी आज के बाद उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और जो बॉडी उन लूज इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब चार्ज कितने टाइप के हुए, दो टाइप के, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव। लेकिन किसी भी एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होने के लिए, किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज होने के लिए उस बॉडी में क्या होना जरूरी है, अनइक्वालिटी। क्या होना जरूरी है, किसकी अनइक्वालिटी, क्या अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल हैं, इस बॉडी में इक्वल भी है, क्या इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है, आंसर है नो। तो जब किसी एक बॉडी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होंगे तो ये पक्का नियम है वो बॉडी हमेशा क्या होगी, चार्ज होगी। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन का में तो चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। अरे यार ये रहा ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कंस कैसे है, ज्यादा है, प्रोटॉन कैसे है, कम, तो चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। और अब आ जा प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव। बात समझ में आई। तो किसी भी बॉडी पे जब भी हम दो बॉडी को रब करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दोनों बॉडी में चार्ज डेवलप हो जाता है। चार्ज को डेवलप करने के लिए इस बॉडी में दोनों में उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो आंसर है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन जिम्मेदार है। जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं अगर इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन चल के जाता नहीं तो क्या इस बॉडी में चार्ज डेवलप हो जाता, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आता नहीं तो क्या इस बॉडी में चार्ज डेवलप हो जाता। तो इन बॉडी में चार्ज को डेवलप करने के लिए जिम्मेदार कौन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट इज द चार्ज, तो चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज व्हेन द टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, when rubbed against each other so that there is a transformation of the electron from one body to another body, then we call the body became charged। नहीं है बेटे बात समझ में। तो कोई भी बॉडी चार्ज तभी हो सकती है जब उस बॉडी में अनइक्वालिटी हो, प्रोटॉन डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसी सिंगल बॉडी के अंदर। ये बात क्लियर है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, बड़े आराम से और धैर्य से सुनना मेरी बात। अभी मैंने बताया कि किसी भी बॉडी में चार्ज को डेवलप करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो चार्ज। अगर मैं बोल रहा हूँ इस बॉडी पे चार्ज डेवलप हुआ है, इस बॉडी पे चार्ज डेवलप हुआ, तो चार्ज के डेवलप होने के लिए कौन जिम्मेदार था, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। और इलेक्ट्रॉन बेसिकली खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन खुद बेसिकली एक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल, और उस पार्टिकल के पास क्या है, चार्ज है, उस पार्टिकल के पास क्या है, मास है। तो एक बात बता कि अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से ट्रांसफर होकर इस बॉडी में चला गया तो इस बॉडी में चार्ज डेवलप हो गया, कितना आ गया, तो आंसर है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, -1.6 × 10⁻⁹। तो इस बॉडी पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया, कितना, तो आंसर है -1.6 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। अगर दो इलेक्ट्रॉन जाते तो कितना रहता, 2 × 1.6 × 10⁻⁹, माइनस लगाते चले जाओ, 3 होंगे तो 3, 4 होंगे तो 4, मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन के बराबर, उतने क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। नहीं बेटे समझ में। उतना इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इस बॉडी पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। तो जितना ये लूज करेगा उतना इससे पॉजिटिव डेवलप होता जाएगा, उस बॉडी पे उतना नेगेटिव। तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों बॉडी पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, प्लस माइनस। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना है, दो पे इतना है, अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस n/e। नहीं है समझ में। तो ये जो लूज करेगा उस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। कितना आएगा, वही इलेक्ट्रॉन के बराबर। जिसने इलेक्ट्रॉन चार्ज लिया, इलेक्ट्रॉन लिया, उस पर नेगेटिव चार्ज आया, कितना, उस इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ दो बॉडी में चार्ज को डेवलप करने के लिए चलना किसे पड़ता है, एक पार्टिकल को चलना पड़ता है, किसे, पार्टिकल। और उस पार्टिकल के पास क्या है, चार्ज है। अरे तो बिना पार्टिकल के ट्रांसफर हुए क्या चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, ये पक्का नियम है, अभी तो हमने पढ़ा था। तो बिना पार्टिकल के चले कभी भी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये दोनों ऐसे बॉडी बैठी, हम रब रहे हैं 3 दिन से, इन दोनों बॉडी को रब कर रहे हैं, 3 दिन से इस बॉडी को रब कर रहे हैं, और हम दोनों इन दोनों बॉडी को दो अलग अलग पार्टिकल के पास लेके जाते हैं, लेकिन ये फोर्स नहीं लगा पाते। क्यों, क्या है, इसका दोनों पे चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है क्यों, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर हम दो बॉडी को आपस में रब कर रहे हैं
रब कर रहे हैं और इसका मतलब एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रही, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रही, तो क्या बॉडी में चार्ज डेवलप हुआ? नहीं हुआ। अगर मैं एक जैसी नेचर वाली बॉडी को रब करने लगूँ तो कोई ट्रांसफर नहीं करता है ना, तो ये ट्रांसफर करेगा ना ये, क्योंकि दोनों ही तो एक ही जैसे नेचर के हैं, तो दोनों को रब करते जा रहे हैं, कोई ट्रांसफर नहीं कर रहा, तो चार्ज डेवलप नहीं हो रहा। बात समझ आ रही बात? तो चार्ज डेवलप होने के लिए चलना हमेशा किससे पड़ेगा? एक पार्टिकल को चलना पड़ता है, और वो पार्टिकल कौन होता है? एक इलेक्ट्रॉन, जिसके पास एक चार्ज, एक फंडामेंटल चार्ज होता है कितना? -1.6 × 10⁻⁹ जितने ज्यादा ट्रांसफर होंगे उतना ज्यादा इस बॉडी पे चार्ज डेवलप होता चला जाएगा। बात समझ आ रही बात? एक लास्ट क्वेश्चन और छोटा सा, इतना छोटा सा क्वेश्चन है कि जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं बेटे, तो रब करने के बाद जो दोनों बॉडी को रब किया, तो जब हम बॉडी को रब कर देते हैं तो रब करने से पहले दोनों अनचार्ज थी, दोनों को रब किया, दोनों बॉडी चार्ज हो गई, तो चार्ज होने के बाद क्या दोनों बॉडी के मास उतने ही रहते हैं, बदल जाते हैं? तो आंसर है दोनों बॉडी के मास बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं जरा सुनो। जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज करा तो उस बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का मास अपने में से कम नहीं कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी तो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर का मास कम कर देगी। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, पहली बात उस पर चार्ज हमेशा पॉजिटिव आता है, क्या आता है? और वो मास हमेशा स्लाइटली लॉस करेगी। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है उस पर चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव, और उसका मास स्लाइटली हमेशा बढ़ा होगा। बात समझ में आई? अब एक क्वेश्चन सुन। अब हमने दो बॉडी को आपस में रब किया और आपसे बोला गया कि रब करने के बाद ए और बी बॉडी, इसमें हमने देखा इसका जो मास था वो स्लाइटली क्या हो गया? बढ़ गया, इसका मास स्लाइटली कम हो गया। तो आप बता सकते हो किस पे पॉजिटिव चार्ज है, किस पे नेगेटिव है? इस पे कैसा है? इस पे कैसा है? बिल्कुल सही, वेरी गुड। नहीं है समझ में बात? तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी पॉजिटिव चार्ज आएगा पक्का, लेकिन मास स्लाइटली कम होगा। तो इस बॉडी पे चार्ज कैसा है? इस बॉडी पे चार्ज कैसा है? समझाई बात? तो अगर मैं चार्ज की बात करूं यहां पर, तो वो चार्ज क्या है? तो हमें पता समझ में, चार्ज हमारे पास चार्ज, ये चार्ज कितने तरह के होते हैं बेटे? दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो बॉडी जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है वो क्या करता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या क्या कह सकते हो? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जिस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आता है उसे क्या कहते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या क्या कहते हैं? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है उसका मास क्या होता है? मास स्लाइटली लूज, मास भी क्या होगा? स्लाइटली कम हो जाएगा। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उसका मास भी क्या होगा? मास इंक्रीज। नहीं बेटा ऐसा समझे? तो ये मतलब होता है चार्ज का। तो ब्रीफ में एक बार और छोटा सा, कि जब हम बात ये करते हैं कि किसी बॉडी में हम चार्ज को कैसे डेवलप कर सकते हैं, चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए तीन मेथड होते हैं। एक मेथड हमने अभी पढ़ा, दो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहला जो सबसे इजी मेथड होता है वो होता है क्या? रबिंग। और रबिंग को समझने के लिए बेटे हमें वर्क फंक्शन का ज्ञान होना जरूरी है। इसको हम डायरेक्ट वैसे भी बता सकते थे, लेकिन ये समझना जरूरी है वर्क फंक्शन क्या होता है। तो वर्क फंक्शन समझ में आया? किसी भी एक एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए हम उसे जितनी मिनिमम एनर्जी बाहर से दे देते हैं वो क्या कहलाता है? उसका वर्क फंक्शन कहलाता है। और हमें पता है कि जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसे कम एनर्जी देके फ्री कर देते हैं। तो कम एनर्जी लेके जो फ्री हो जाएगा उसका वर्क फंक्शन कम होगा, जो ज़्यादा एनर्जी लेके फ्री होगा उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन हमें फ्री करने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसे हम क्या करते हैं, जब दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो रब करने से हम उन दोनों बॉडी के बीच में एक हीट एनर्जी डेवलप कर देते हैं एक्सटर्नल, और उस हीट एनर्जी मिलने से जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और जो बॉडी का वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। और हम ये देखते हैं कि लूज करने के बाद और गेन करने के बाद इन दोनों बॉडी में चार्ज डेवलप हो जाता है। क्या सबूत है? आंसर है दोनों बॉडी को अलग अलग पार्टिकल के पास लेके जाते हैं और ये दोनों बॉडी अब उन पार्टिकल पर फोर्स लगा सकती है, तो दोनों बॉडी चार्ज हो गई। तो हम ये बात करते हैं कि इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करा? पहला कारण क्योंकि इसका वर्क फंक्शन कम था। दूसरा और इसलिए करा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहती थी, लूज करके अपने आप को क्या करना चाहती थी? स्टेबल। दूसरा, इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करा? क्योंकि इसका वर्क फंक्शन ज्यादा था। इसने लिया क्यों? क्योंकि ये लेकर अपने आप को क्या करती है? स्टेबल करती है। तो ये देना चाहता है, ये लेना चाहता है, उस दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और दोनों बॉडी क्या हो गई? चार्ज हो गई। तो चार्ज इज बेसिकली व्हाट? चार्ज इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन from one body to another body when these bodies are get rubbed each other so that the body became charged। और एक नंबर में कभी कतई नहीं भूलना है आप लोगों को कि हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन कैसे होगी? लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन। हमेशा इलेक्ट्रॉन लोअर वर्क फंक्शन टू हायर फंक्शन ही जाएगा।
और क्यों फ्लो होता है वो मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया। चार्ज दो टाइप के होते हैं। रब करने के बाद एक नेचर समझ में आया, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी साथ साथ उसका मास भी स्लाइटली कम हो जाएगा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उसका मास स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट चार्ज। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।